नाउ स्टूडेंट्स देखिए, लास्ट क्लास में हमने देखा था वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। ओके, अब हम देख सॉरी वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस के हमने एग्जांपल देखे थे, करेक्ट। और कंजर्वेटिव फोर्सेस में हमने स्प्रिंग फोर्स के द्वारा किया गया वर्क डन कैलकुलेट किया था, जिसका फॉर्मूला आपने देखा था। हालांकि इंटीग्रेशन से आया था, अभी उस पर आज हम और न्यूमेरिकल करेंगे, थोड़ा सा वेरिएशन देखेंगे, ठीक है ना। और कंजर्वेटिव फोर्स में हमने देखा था वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके, और हमने देखा था कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा पूरे साइकिल में पूरा अगर क्लोज पाथ होता था वहां पर तो वर्क डन कितना आता था, 0। ठीक, तो चलिए बात करते हैं वर्क डन बाय फ्रिक्शन, दैट इज नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। ओके, इसको हमने डिस्कस नहीं किया था, तो वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स निकालते हैं। और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स कौन सा आपका, फ्रिक्शन फोर्स। ओके, नाउ वर्क डन बाय फ्रिक्शन आप लिख सकते हो उसको। और फ्रिक्शन कैसा फोर्स है, या फ्रिक्शन फोर्स कैसा फोर्स है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। ओके, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, करेक्ट। अब ध्यान दें स्टूडेंट्स, यहां पर देखिए दो तरीके की फ्रिक्शन फोर्स है आपके, आपने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था। ओके, स्टैटिक फ्रिक्शन और आपका डायनेमिक फ्रिक्शन। डायनेमिक मींस काइनेटिक फ्रिक्शन। ओके, तो एक हो गया आपका कौन सा, काइनेटिक फ्रिक्शन, तो इसके बारे में भी हम देखेंगे। और दूसरा हो गया आपका स्टैटिक फ्रिक्शन। सबसे पहले बात करते हैं वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन। ओके स्टूडेंट्स, नाउ ध्यान दें, इसको हम एक सिस्टम की हेल्प से समझते हैं। यहां पे देखिए, ये ग्राउंड है इस तरीके से। ओके, और ये आपका एक ब्लॉक रखा हुआ है इस ग्राउंड पे, करेक्ट। और ऑब्वियसली ये सरफेस कैसा है बच्चों, आपका रफ सरफेस है। ये सरफेस कैसा है आपका, रफ सरफेस है, करेक्ट। नाउ अब ध्यान से बच्चों चेक करिए जरा, मान लीजिए कि एक्सटर्नल फोर्स इधर लगाया, एफ एक्सटर्नल। अब बताइए, वैसे तो आपको सारी बातें पता है भाई, फ्री बॉडी डायग्राम आपने पढ़ा है, वेट इसका कहाँ लगेगा, नीचे, और ग्राउंड से जो नॉर्मल मिल रहा है वो कहाँ लगेगा, इस ब्लॉक पे, ऊपर की तरफ। ठीक, इस ब्लॉक पे फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा बताइए। अगर इसको आपने एफ एक्सटर्नल फोर्स से लगा के ऐसे चला दिया तो इस ब्लॉक पे लगने वाला फ्रिक्शन फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा, सही है। तो ध्यान से चेक करिए बच्चों, ये इस ब्लॉक पे लगने वाला फ्रिक्शनल फोर्स है इस तरीके से, एफ आर। एफ आर कौन सा फोर्स है, फ्रिक्शनल फोर्स, कौन सा वाला, काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स। ओके, नाउ अब ध्यान से चेक करिए बच्चों, सपोज ये वाली पोजीशन है, देखिए मान लीजिए ब्लॉक यहां पर है, ये वाली पोजीशन को ए बोला और ब्लॉक को हम बी तक ले जाते हैं। मान लीजिए एफ एक्सटर्नल फोर्स लगा के हम ब्लॉक को कहां तक ले जाते हैं, बी तक। तो थोड़ी देर के बाद ब्लॉक ये कहां आ जाएगा आपका, बी पर, ये इस तरीके से कुछ। तो ए से बी लेके जाएंगे और वापस अभी बी से ए भी लेके आएंगे। पहले हम बात करते हैं वर्क डन बाय द फ्रिक्शनल फोर्स फ्रॉम ए टू बी। ए से बी ले जाने में फ्रिक्शनल फोर्स ने कितना वर्क किया वो हम निकालेंगे। ठीक, सो मान लीजिए बच्चों ए से बी तक का जो डिस्प्लेसमेंट है वो एस है, कितना है, एस है। सो वर्क डन फ्रॉम ए टू बी, एंड वर्क डन फ्रॉम ए टू बी बाय फ्रिक्शनल फोर्स। ओके, वर्क डन बाय एफ आर लिख दिया, एफ आर का मतलब फ्रिक्शनल फोर्स। ओके, और कौन सा फ्रिक्शनल फोर्स है, काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स है। कौन सा है, काइनेटिक फ्रिक्शन है। वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स फ्रॉम ए टू बी। सो आंसर इज, अब ध्यान से चेक करिएगा बच्चों, इस ब्लॉक को देखो, डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है लेकिन इस पे फ्रिक्शन फोर्स जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। ठीक, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो दोनों अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में तो वर्क डन कैसा आएगा बताइए, नेगेटिव आएगा। ठीक भाई, कैसे, फ्रिक्शन फोर्स कितना आपका, एफ एस, एफ एस नहीं सॉरी एफ आर, डिस्प्लेसमेंट एस, और कॉस 180 हो जाएगा। दोनों के बीच एंगल कितना है, दोनों ऑपोजिट है तो 180 कॉस 180। ठीक, कॉस 180 -1 होता है, तो यहां से वर्क डन कितना आ जाएगा, माइनस एफ आर इंटू एस। दिस इज द वर्क डन बाय द फ्रिक्शनल फोर्स टू मूव द ब्लॉक फ्रॉम पोजीशन ए टू बी, करेक्ट। ओके, नाउ अब ध्यान दें स्टूडेंट्स, अब देखिए, अब हम निकाल रहे हैं वर्क डन टू मूव द सेम ब्लॉक फ्रॉम बी टू ए। ठीक है, बी से ए अब हम इसको मूव करेंगे, यानी कि हम पूरा साइकिल कंप्लीट करेंगे इस बार, ए से बी, और फिर अब हम बी से वापस ए पर लेके आएंगे। पूरा साइकिल कंप्लीट करोगे, क्लोज पाथ हो जाएगा भाई, इनिशियल पॉइंट फाइनल पॉइंट आपके सेम हो जाएंगे, ए से बी, बी से। और देखिएगा क्या टोटल वर्क डन जो आपने निकाला है क्या वो 0 आ रहा है, तो जवाब है नहीं आएगा। मैं आपको दिखाता हूं, देखिए मान लीजिए अगर आप इसको बी से ए ले जा रहे हो, वर्क डन बाय द काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स इन मूविंग द ब्लॉक फ्रॉम बी टू ए, बी टू ए। अब ध्यान दीजिए, अगर बी से ए की तरफ ले जाओगे, ठीक है ना, सो ऐसे करके आप फोर्स लगाओगे एफ एक्सटर्नल, और अब फ्रिक्शनल फोर्स कहां लगेगा, इधर लगेगा, एफ आर, ऐसे।
और डिस्प्लेसमेंट ऐसे। तो फिर से देखिए बच्चों, डिस्प्लेसमेंट इस तरीके से इस डायरेक्शन में होगा और फ्रिक्शनल फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। फिर से वर्क कैसा आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। सेम कंडीशन हो जाएगी, एफ आर इंटू एस इंटू कॉस 180। कॉस 180 -1 होता है तो आंसर आएगा माइनस एफ आर एस। करेक्ट। अब ध्यान से सुनिए, टोटल वर्क डन बाय द फ्रिक्शनल फोर्स इन क्लोज पाथ, एफ आर इन क्लोज पाथ, इन क्लोज्ड पाथ। क्लोज पाथ मींस ए से बी लेके गए, ठीक, और बी से वापस ए लेके आ रहे हो, ए से बी और बी से ए। तो बच्चों ध्यान से चेक करो, ये वाला वर्क और ये वाला दोनों को ऐड करो, कितना आ जाएगा। इस बार कैंसिल नहीं होगा, आंसर 0 नहीं आएगा। माइनस एफ आर एस और प्लस माइनस एफ आर एस, कितना हो जाएगा, ये भी माइनस में, ये भी माइनस, माइनस माइनस प्लस, माइनस 2 टाइम्स एफ आर एस। चेक कर लीजिए, ठीक, विच इज नॉट इक्वल्स टू 0, विच इज नॉट इक्वल्स टू 0। ठीक है स्टूडेंट्स, विच इज नॉट इक्वल्स टू 0। करेक्ट। तो आपने देखा कि क्लोज पाथ में टोटल वर्क डन 0 के इक्वल नहीं आ रहा, किसके द्वारा, फ्रिक्शनल फोर्स के द्वारा। इसका मतलब फ्रिक्शनल फोर्स, यही तो लिखा था ना आपको नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस में, नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस में टोटल जो आपका क्लोज पाथ होगा उसमें वर्क डन 0 के इक्वल नहीं आएगा। ओके, तो इसलिए फ्रिक्शनल फोर्स क्या आपका नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। ठीक है ना। नाउ उसके बाद जो दूसरी नोट करने वाली बात है यहाँ पर कि वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन हमेशा कैसा आएगा, आपको नेगेटिव आएगा। चेक कर लो, वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन हमेशा कैसा आ रहा है, देखिए नेगेटिव आ रहा है। तो ये चीज आप नोट कर सकते हैं, वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन हमेशा कैसा आएगा, ये नेगेटिव आएगा। ओके, करेक्ट। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके, अब हम देखेंगे वर्क डन बाय द स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक, तो स्टैटिक फ्रिक्शन कितना वर्क करेगा वो हम पहले कैलकुलेट करेंगे। और एक चीज वहां पर मैं आपको दिखाऊंगा अभी, तो आप उसमें हैरान मत होना, मैं आपको डिफरेंस थोड़ा बताऊंगा। वहां पर टोटल वर्क डन आपका 0 आ जाएगा, लेकिन वो इंटरनल फोर्सेस का वर्क डन होगा। अभी मैं आपको दिखाऊंगा, रुक जाइए रुक जाइए, मैं कंफ्यूजन दूर करता हूँ। चलिए देखिए, कैन फ्रिक्शन डू पॉजिटिव वर्क, कैन फ्रिक्शन, भाई अभी आपने देखा कि फ्रिक्शनल फोर्स ने कैसा वर्क किया, नेगेटिव वर्क किया, लेकिन वो कौन सा फ्रिक्शनल फोर्स था आपका, काइनेटिक फ्रिक्शन था ना। वो कौन सा फ्रिक्शनल फोर्स था आपका, काइनेटिक फ्रिक्शन था। लेकिन क्या कोई फ्रिक्शनल फोर्स ऐसा है जो पॉजिटिव वर्क कर सकता है, हाँ, यस। कौन सा, स्टैटिक फ्रिक्शन। दिखाते हैं आपको, कैन फ्रिक्शन डू पॉजिटिव वर्क, आंसर इज यस। पॉजिटिव वर्क कौन करता है, बाय स्टैटिक फ्रिक्शन, बाय स्टैटिक फ्रिक्शन। अब मैं आपको दिखाता हूं बच्चों, ठीक, स्टैटिक फ्रिक्शन को आप एफ एस से दिखा सकते हो, एस का मतलब स्टैटिक। ओके, नाउ अब ध्यान दीजिए बच्चों, आपको ब्लॉक सिस्टम वाले टॉपिक्स लास्ट चैप्टर में पढ़ाए गए थे, 2 ब्लॉक सिस्टम। ओके, तो थोड़ा सा उसे आपको याद करना पड़ेगा। ये देखिए, मान लीजिए एक ब्लॉक है और ये इसके ऊपर एक दूसरा ब्लॉक रखा हुआ है, करेक्ट। नीचे वाले ब्लॉक का मास है बच्चों m2 और ऊपर वाले ब्लॉक का मास है m1, ठीक, m2 m1। ओके, m2 ये m1। ओके, नाउ अब ध्यान दीजिए जरा, मान लीजिए बच्चों आपने नीचे वाले ब्लॉक पे फोर्स लगाया F, नीचे वाले ब्लॉक पे आपने फोर्स लगाया कितना, F। ठीक, जब आपने नीचे वाले ब्लॉक पे फोर्स लगाया, ये देखिए इस तरीके से, थोड़ा मैं आपको याद दिला दूं, ठीक, ये देखिए नीचे वाला ब्लॉक रखा हुआ है और ये ऊपर वाला ब्लॉक, ठीक। नीचे वाले ब्लॉक को जब आप इस तरीके से खींचते हो तो ऊपर वाला भी क्यों चल रहा है, ऊपर वाले को जरूर कोई चला रहा होगा। और ऊपर वाला क्योंकि इसके ऊपर स्लाइड तो कर नहीं रहा है, 2 ब्लॉक सिस्टम पढ़ा है लास्ट चैप्टर में, पढ़ा होगा आपने, थोड़ा बहुत याद आ रहा होगा। ठीक, जब नीचे वाले को खींच रहे हो तो ऊपर वाले को कौन चला रहा है, तो जवाब है ऊपर वाले को आगे कौन बढ़ा रहा है, कौन, फ्रिक्शनल फोर्स। कौन सा फ्रिक्शनल फोर्स, स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स। ओके, सो ध्यान से चेक करिए बच्चों, ये भी सरफेस आपका कैसा है, रफ है। इस बार हम इस सरफेस की बात नहीं कर रहे हैं। ओके, इस ऊपर वाले ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम अगर आप बनाओगे, ठीक, ये देखिए इस तरीके से, तो इस पे एक एक्सटर्नल फोर्स, हालांकि फ्री बॉडी डायग्राम में हम सारे फोर्सेस नहीं दिखा रहे हैं, जस्ट मैं आपको बता रहा हूं कि एक्सटर्नल फोर्स आपने लगाया कितना। चलो एक्सटर्नल फोर्स की भी बात नहीं करते, उसको भी छोड़ दो, बस मोटी मोटी बात है, इसको आगे कौन बढ़ा रहा है, ऊपर वाले ब्लॉक को। ऊपर वाले ब्लॉक पे डायरेक्टली कोई फोर्स तो लगा नहीं, तो ऊपर वाले ब्लॉक को आगे बढ़ाने वाला फोर्स कौन सा है, फ्रिक्शनल फोर्स। तो ऊपर वाले ब्लॉक को कौन बढ़ा रहा है, स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक, जो कि कहां लग रहा होगा, इन दोनों सरफेस के बीच में। तो उसको थोड़ा ठीक से दिखा दूं, ऐसा, ये यहां पर, ठीक। और नीचे वाले ब्लॉक पे फोर्स जो लग रहा होगा, ध्यान से चेक करिए बच्चों
सॉरी, m2 मास पे इसी का रिएक्शन लगेगा और वो ऐसे आएगा, है ना, स्टैटिक फ्रिक्शन, याद है। अब ध्यान से जरा चेक करिएगा, देखिए पहले आप ऊपर वाले ब्लॉक की बात करो। ऊपर वाले ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट कहाँ हो रहा है, इसी डायरेक्शन में। भाई आप नीचे वाले को खींच रहे हो, ऊपर वाला भी इसी तरफ चल रहा है, तो ऊपर वाले को ले कौन जा रहा है, फ्रिक्शन फोर्स एफएस, जो कि स्टैटिक फ्रिक्शन है, ठीक। और इस ऊपर वाले ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट भी इधर ही हो रहा है और फोर्स भी इधर ही, तो वर्क डन कैसा आएगा, पॉजिटिव। यानी कि बच्चों वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स ऑन मास m1, वर्क डन बाय static work done by static friction on mass m1 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बताओ। m1 मास को देखो, उधर ही फ्रिक्शनल फोर्स है इसका, स्टैटिक फ्रिक्शन उधर ही है और उधर ही इसका डिस्प्लेसमेंट है, करेक्ट। तो दोनों एक ही डायरेक्शन में, तो क्या हो जाएगा Fs इंटू एस, ये लीजिए, और ये आ गया कैसा, पॉजिटिव, ठीक। अब ध्यान दीजिएगा जरा, यहीं पर वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन ऑन मास m2, मास m2 पे बच्चों स्टैटिक फ्रिक्शन ने कितना वर्क किया, आप खास बात देखिएगा। मैंने आपको बोला था कि एक बॉडी पे बहुत तरीके के फोर्सेस लग सकते हैं। अभी मैंने एक्सटर्नल फोर्स यहाँ नहीं दिखाया, मैंने वेट नहीं दिखाया, नॉर्मल नहीं दिखाया, मैं केवल और केवल कौन से फोर्स की बात कर रहा हूँ, स्टैटिक फ्रिक्शन के द्वारा कितना वर्क किया गया, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, करेक्ट। ध्यान दीजिएगा जरा, एक बॉडी पे एक से ज्यादा फोर्सेस लग सकते हैं और हर फोर्सेस के द्वारा किया गया वर्क डन अलग अलग हो सकता है, करेक्ट। ओके, तो अभी हम वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन अभी हम कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन ऑन मास m2 इज इक्वल्स टू, अब ध्यान दें क्या हो जाएगा बताइए। हाँ भाई, m2 इधर जा रहा है और इस पे स्टैटिक फ्रिक्शन ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, भाई डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है इसका, ठीक, क्योंकि m2 भी तो इधर ही जा रहा है ना। तो यहां पर वर्क कैसा आ जाएगा इस बार, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ऑपोजिट डायरेक्शन में, सो Fs इंटू एस, और ये आ जाएगा कैसा, माइनस का। अब एक चीज दिखाने जा रहा हूं, कुछ लोग परेशान हो जाएंगे, अगर मैं टोटल वर्क निकालूंगा तो 0 आ रहा है इस बार। अब आप बोलोगे ये तो कंजर्वेटिव है, नॉन कंजर्वेटिव, जो आप टोटल फर्स्ट वर्क निकाल रहे हो ना भाई, वो आप इंटरनली निकाल रहे हो। यहां पर जो इंटरनली टोटल वर्क हुआ है यहां पर दोनों के बीच में, वो 0 आ रहा है, ठीक है, बात समझिए, ठीक। यहां पर अगर आप वर्क डन टोटल, ओके, इन द इंटरनल सिस्टम, इन द इंटरनल, या आप ऐसे लिख सकते हो वर्क डन टोटल बाय स्टैटिक फ्रिक्शन इंटरनली। जिन लोगों ने टू ब्लॉक सिस्टम पढ़ा होगा, लास्ट चैप्टर अच्छी तरीके से पढ़ा होगा, वो रिलेट कर पा रहे होंगे मैं क्या बात कर रहा हूं, ठीक। वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन इंटरनली इज गिवन बाय, कितना हो जाएगा बताइए, दिस प्लस दिस और प्लस माइनस ऑफ Fs s इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा भाई, ये नेगेटिव का पॉजिटिव का कैंसिल हो जाएगा, 0 आ जाएगा। तो यहां पर टोटल वर्क 0 आने का मतलब ये मत समझ लेना कि फ्रिक्शनल फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है, नहीं, फ्रिक्शनल फोर्स नॉन कंजर्वेटिव फोर्स ही है। यहां कोई क्लोज पाथ की बात थोड़ी ना कर रहे हैं भाई, हमने कोई क्लोज बात की बात थोड़ा ना करी, हमने ये थोड़ा ना किया है कि सिस्टम इधर ले गए फिर वापस ए से बी ले गए फिर बी से, ऐसा तो हमने कुछ किया नहीं, ठीक। ओके, हम यहां पर क्या कर रहे हैं, इंटरनली दो अलग अलग ब्लॉक पे आप वर्क निकाल रहे हो, उनको आप ऐड कर रहे हो, तो उसका सम 0 आ रहा है, ये अलग बात है। और एक क्लोज पाथ में टोटल वर्क डन करना है एक अलग बात। क्लोज पाथ का मतलब है कि पूरा ए से बी ले गए और बी से वापस ए ले गए, ऐसा तो कुछ किया नहीं। तो कंफ्यूजन मत रखना, चाहे आपका स्टैटिक फ्रिक्शन हो चाहे काइनेटिक फ्रिक्शन हो, दोनों ही आपके नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं, दोनों ही आपके क्या होते हैं, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं, ठीक। नाउ अब ध्यान दें, अभी आपने पीछे क्या नोट किया था बताइए, यहां पर ध्यान से चेक करिए, वर्क डन बाय द काइनेटिक फ्रिक्शन कितना होता है, नेगेटिव होता है हमेशा, वर्क डन बाय द स्टैटिक फ्रिक्शन कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक। वर्क डन बाय या टोटल वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन, टोटल वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन, जो कि इंटरनली होगा, एक पॉजिटिव आएगा एक नेगेटिव, कैंसिल हो जाएंगे, टोटल वर्क डन बाय द स्टैटिक फ्रिक्शन इज इक्वल्स टू व्हाट, वो जो कि यहां लिखा भी हुआ है, इज इक्वल्स टू 0।
करेक्ट, ये सारी चीज़ें हो गई। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम कुछ क्वेश्चंस पे चलते हैं जो कि लास्ट क्लास से ही ऑब्वियसली रिलेटेड होंगे। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन देखिए, ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए, अ पार्टिकल ऑफ मास, क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, कहता है अ पार्टिकल ऑफ मास 100 ग्राम। अब देखो मास 100 ग्राम दिया है तो किलोग्राम में करने के लिए 1000 से डिवाइड कर लीजिएगा, ठीक। मास 100 ग्राम इज थ्रोन vertically is thrown vertically upwards with a speed of with a speed of 5 मीटर पर सेकेंड। एक स्टोन को वर्टिकली ऐसा ऊपर की डायरेक्शन में 5 मीटर पर सेकेंड से थ्रो किया गया। ओके, द वर्क डन बाय द वर्क डन by the force of gravity by the work done by the force of gravity during the time the particle goes up during the time the particle goes up। ऑप्शंस कुछ दिए हैं बच्चों आपको यहाँ पर, ध्यान से चेक करिएगा। ऑप्शन ए इज माइनस ऑफ 0.5 जूल, ऑप्शन बी इज माइनस ऑफ 1.25 जूल्स, ऑप्शन सी इज 1.25 joules and option D is 0.5 joules। ओके, नाउ अब ध्यान दें स्टूडेंट्स, ये देखिए ये ग्राउंड है और ये स्टोन को आपने इस तरीके से थ्रो किया, ये ऐसे, ठीक है। कितनी इनिशियल वेलोसिटी से थ्रो किया गया है चेक कर लीजिए, 5 मीटर पर सेकेंड से, 5 मीटर पर सेकेंड से। ओके स्टूडेंट्स, नाउ अब ये ऐसे जाएगा टॉप पे और वापस नीचे आएगा, लेकिन हमें ड्यूरिंग द टाइम ऑफ व्हाट, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इट गोज अप, मतलब जब वो यहां से यहां तक जाता है, मतलब ये पोजीशन ए और ये पोजीशन बी, तो ए से बी तक जाने में हमें वर्क डन निकालना है। किसके द्वारा, कौन से फोर्स के द्वारा, ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा। चेक कर लीजिए, द वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। हमें क्या कैलकुलेट करना है, द वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ड्यूरिंग द, लैंग्वेज पढ़िए जरा क्वेश्चन की, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द पार्टिकल गोज अप, जितने समय ये ऊपर तक जाता है, बस उतने समय के लिए हमें वर्क डन निकालना है, यहां से यहां तक के लिए, ठीक। अब ध्यान से सुनिएगा बच्चों, देखिए अगर आप वर्क निकालोगे, वर्क डन बाय द ग्रेविटी अगर आप निकालोगे, कहां से कहां तक के लिए, पॉइंट ए से बी तक के लिए, ठीक। तो ध्यान दीजिएगा जरा, थोड़ा अंदाजा आपको लग रहा होगा बच्चों। देखो इसका वेट कहां लगेगा, नीचे mg, भाई वेट कहां लगेगा इसका, mg, और डिस्प्लेसमेंट कहां हो रही, ऊपर की डायरेक्शन में। चेक कर लो, ए से बी के लिए बच्चों ये डिस्प्लेसमेंट है और ये क्या है आपका वेट है, तो दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन। भाई फोर्स कौन सा लग रहा है इस पे, फोर्स ऑफ ग्रेविटी तो लग रहा है नीचे की डायरेक्शन में लगता है ना, mg, mg भी तो वेट है ना, ये भी एक तरीके का फोर्स है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे और डिस्प्लेसमेंट ऊपर, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो पहली बात तो वर्क डन आएगा नेगेटिव, वर्क डन आएगा कितना, नेगेटिव, माइनस, और यहां से यहां तक गया, सपोज ये h है, ठीक। तो ये रहा फोर्स, भाई माइनस ऑफ एफ एस लगाओगे आप, ठीक। नेगेटिव क्यों कर रहे हो बता दिया, क्योंकि फोर्स नीचे है, डिस्प्लेसमेंट ऊपर है, माइनस, और एफ की जगह कितना रखोगे, mg, ठीक, और इनटू में s, यहां से यहां तक डिस्प्लेसमेंट कितनी हो रही, h। अब ये h आप कैलकुलेट कर लीजिए, बस बात आपकी बन जाएगी। सो h का फॉर्मूला बच्चों आप लोग ने ऐसी स्थिति में पढ़ा है, अगर हम लोग u इक्वल टू 5 मीटर पर सेकंड से फेंकते टॉप पे जाके v 0 हो जाता है, वहां से हमने निकाला था लास्ट चैप्टर में, मोशन इन स्ट्रेट लाइन में कितना आता था, h बराबर 2u² बाय 2g, ठीक है ना, यही आता था। इसको आप कैलकुलेट कर लो साइड में, जिसको पूरा कैलकुलेट करना हो पूरा आप कैलकुलेट कर लो, क्या दिक्कत है, ये सब तो हम पीछे से पढ़ के आए हैं। तो u कितना है बताइए, 5 का स्क्वायर अपॉन में 2 इंटू जी की वैल्यू 10 रख लो, चलो कोई दिक्कत नहीं, ठीक। सॉल्व कर लो, एक 5 से एक ये ऊपर कितना हो जाएगा भाई, 25 बाई 2 इंटू 10, सॉल्व करिए, 5 5 जा और 5 2 जा, है ना, आंसर कितना आएगा, ऊपर 5 नीचे 2 2 जा 4, 5/4, सही है। ओके, नाउ यहां से माइनस, अब बच्चों m की वैल्यू रखो, m कितना है,
100 ग्राम। तो ध्यान दीजिएगा जरा, m की वैल्यू 100 रख रहे हो आप, सही है, 1000 से डिवाइड लगाइएगा तभी किलोग्राम में माना जाएगा। 1000 से डिवाइड इंटू g का वैल्यू 10 और इंटू h का वैल्यू कितना है 5/4, सही है। ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 100 से 100 गया और आंसर आ रहा है कितना, माइनस का 5/4। ठीक, माइनस का 5/4। ठीक, तो माइनस का 5/4 सॉल्व करो, कितना आ जाएगा, -1.25 जूल्स आ जाएगा। ओके, सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। इसको आप सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, -1.25 जूल्स आ जाएगा। चेक कर लीजिए भाई। ओके, तो इस तरीके से इस प्रॉब्लम को हम हैंडल करेंगे, करेक्ट। ओके, नाउ स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब देखिए एक बात मैं आपको बताता हूं। देखिए स्प्रिंग वाले जब भी क्वेश्चन आए, है ना, स्प्रिंग वाले जब भी क्वेश्चन आए तो फोर्स देखिए वेरिएबल होता है। आप बेसिक फंडा मत भूलिएगा, बेसिक फंडा था आपने इंटीग्रेशन से निकाला था। थोड़ा मैं आपको समझा देता हूँ, चलो क्वेश्चन के माध्यम से समझाता हूँ। वेरी इंपॉर्टेंट, ऐसे क्वेश्चन आपको बच्चों एग्जाम में देखने को मिलेंगे। देखिए क्वेश्चन में क्या कहता है आपसे, कह रहा है स्प्रिंग कांस्टेंट स्प्रिंग constant 5 into 10 raised to the power 3 Newton per meter, okay, is stressed initially by 5 centimeter from unstressed position, the work then the work required to stretch it further by another 5 centimeter, by another 5 centimeter। ध्यान से सुनो बच्चों, क्वेश्चन क्या है, इस ऑप्शन है, ऑप्शन ए इज 12.50 न्यूटन मीटर, ठीक, ऑप्शन बी इज 18.75 न्यूटन मीटर, ऑप्शन सी इज 25.00 न्यूटन मीटर, ठीक, एंड ऑप्शन डी इज 6.25 न्यूटन मीटर। ओके, नाउ ध्यान दें स्टूडेंट्स, देखिए कह रहा है स्प्रिंग कांस्टेंट, देखिए स्प्रिंग है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट कितना है, के की वैल्यू देके रखा है 5 × 10⁻³ न्यूटन पर मीटर, इज स्ट्रेच इनिशियली बाय 5 सेंटीमीटर फ्रॉम अनस्ट्रेच पोजीशन। बात समझिए, देखिए जो इसकी नेचुरल लेंथ है, आपकी सवाल कैसा आया है, ध्यान से सुनिएगा, ये इसकी नेचुरल पोजीशन है, ठीक, और सवाल देने से पहले उसने पहले ही बोल दिया कि इसको 5 सेंटीमीटर पहले ही स्ट्रेच करके रखा गया है। बात समझिएगा बच्चों, ध्यान से समझिए, देखिए इसको क्या किया गया है, 5 सेंटीमीटर पहले ही स्ट्रेच करके रखा गया है। ये देखिए ये 5 सेंटीमीटर पहले से ही स्ट्रेच्ड है, करेक्ट, और अब इसको 5 सेंटीमीटर और स्ट्रेच करने के लिए कितने वर्क की जरूरत होगी ये हमको बताना है। ध्यान से सुन लीजिए, 2-3 बातें बड़ी इंपॉर्टेंट बताऊंगा इस क्वेश्चन में, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, थोड़ा ध्यान समझिएगा। देखिए कह रहा है कि स्प्रिंग कांस्टेंट कितना है, 5 × 10⁻³ न्यूटन पर मीटर, है ना, इस इनिशियली, तो के का वैल्यू आपको पता ही चल चुका है ना, के का वैल्यू आपको पता ही चल चुका है कितना है, 5 × 10⁻³ न्यूटन पर मीटर, इस स्ट्रेच इनिशियली बाय 5 सेंटीमीटर, मतलब ये इनिशियली ऐसा है, ये पहले से ही 5 सेंटीमीटर स्ट्रेच आउट है, ओके, फ्रॉम द अनस्ट्रेच पोजीशन। ये क्या है, इसकी अनस्ट्रेच पोजीशन है, ये स्ट्रेच का मतलब है, अनस्ट्रेच का मतलब नेचुरल पोजीशन, ओके, सो ये अनस्ट्रेच्ड पोजीशन थी और इससे पहले ही 5 सेंटीमीटर ये स्ट्रेच है। अब उसने क्या बोला, देन द वर्क डन रिक्वायर्ड टू स्ट्रेच इट फर्दर अनदर बाय देन
द वर्क डन रिक्वायर्ड टू स्ट्रेच इट फर्दर बाय अनदर 5 सेंटीमीटर। अब इसको और 5 सेंटीमीटर स्ट्रेच करने के लिए ठीक कितने वर्क की जरूरत होगी, और ध्यान से सुनो, ये वर्क कौन करेगा, बड़ी अच्छी अच्छी बातें हैं इस क्वेश्चन में सीखने के लिए, देखिए जरा ध्यान से। ये अब इसको 5 सेंटीमीटर और लेके जाना है आगे, ओके, मतलब यहां से इसको 5 सेंटीमीटर और स्ट्रेच करना है। तो इसको मैं चलो पॉइंट के नाम रख देता हूं, ठीक, ये वाले पॉइंट ए से बी तक स्ट्रेच करने के लिए, ये इतना तो पहले से ही है, ए से बी और 5 सेंटीमीटर स्ट्रेच करने के लिए कितना वर्क करना पड़ेगा, मेरी बात ध्यान सुनिएगा, एक बात बताऊं, ध्यान सुनो। जब आप इसको ए से बी की तरफ, मतलब अभी ये पोजीशन ए पे ऐसा आप स्ट्रेच करोगे, तो इस बार जो वर्क होगा, देखो ऑप्शन में सारे पॉजिटिव दिए हैं, अब आप आश्चर्यचकित हो जाओगे पॉजिटिव में क्यों दिया है। भाई ध्यान सुनो, जब आप स्ट्रेच करोगे ना, तो उसके शब्दों पे ध्यान दो, क्या बोला उसने, द वर्क रिक्वायर्ड स्ट्रेच इट फर्दर, मतलब कोई एक्सटर्नल एजेंट वर्क करेगा, और कोई एक्सटर्नल एजेंट वर्क करेगा तो उसके द्वारा वर्क निकाला जाएगा। मैंने आपको बताया था कि एक बॉडी पे डिफरेंट टाइप के फोर्स लग सकते हैं, हर फोर्स का अपना अपना वर्क होता है। तो वर्क डन बाय यू पूछा है, आपने कितना वर्क किया, ध्यान सुनिए। तो भाई समझो, आप इसको जब ऐसा खींचोगे तो आपने लगाया होगा क्या, एफ एक्सटर्नल, और ये भी वेरिएबल होगा, क्योंकि जैसे जैसे एक्स बढ़ता जाएगा, ठीक, एफ एक्सटर्नल आपको और लगाना पड़ेगा। और पता है आपको, ये जो एफ एक्सटर्नल इधर है और स्प्रिंग फोर्स इधर है, एफ एस का मतलब स्प्रिंग फोर्स इधर है। अब बताओ, आपने लगा एक्सटर्नल फोर्स, स्प्रिंग फोर्स ने भी अपने आप को बढ़ा के उतना ही कर लिया, आपने लगा एक्सटर्नल फोर्स, स्प्रिंग फोर्स ने भी अपने आप को बढ़ा के उतना कर लिया, मतलब स्प्रिंग फोर्स और एक्सटर्नल फोर्स आपस में इक्वल होते हैं, इक्वल एंड ऑपोजिट होते हैं, तो ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। आप स्प्रिंग फोर्स के द्वारा किया गया वर्क जैसे कैलकुलेट करते थे वैसे ही कैलकुलेट कर दीजिए। क्या आप समझ पा रहे हो भाई, जितना आप फोर्स लगाओगे उतना ही तो स्प्रिंग फोर्स डेवलप होगा ना, तो जैसे आप स्प्रिंग फोर्स के द्वारा किया गया वर्क आप निकालते थे, आप वैसे ही निकाल लो, बस साइन कैसा लगा दोगे, पॉजिटिव, समझ रहे हो क्यों, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स इधर है और डिस्प्लेसमेंट भी इधर है, तो वर्क कैसा आएगा, पॉजिटिव, इसलिए आंसर किस में दिए हुए, पॉजिटिव में। तो पहली बात तो ये है कि वर्क के ऑप्शंस पॉजिटिव में क्यों दिए हुए हैं, क्योंकि वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट पूछ रहा है, वो कोई बाहरी बंदा आके उसको खींचेगा, ठीक, तो वर्क डन पॉजिटिव आएगा, ये हो गई पहली बात। अब दूसरी बात क्या है कि अगर आपने यहां पर क्या कर दिया, ध्यान से समझिए बच्चों, अगर आपने यहां लगा दिया क्या, एफ एस इज इक्वल्स टू माइनस, पहली बात तो माइनस में आएगा नहीं, मैंने आपको बताया, फिर भी अगर आपने फॉर्मूला रट किया है वो लगा दिया, क्या, हाफ इंटू के एक्स स्क्वायर, और x की वैल्यू आपने कुछ भी रख दी, कुछ भी रखने का मतलब समझ रहे हो ना, आपने 5 रख दी, या गलती से आपने ये वाली 5 रख दी, आपने 10 रख दी, तो गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये एक्सटर्नल फोर्स हो चाहे स्प्रिंग फोर्स हो, चलो स्प्रिंग फोर्स से पढ़ाया था उसकी बात कर लेते हैं, स्प्रिंग फोर्स एक वेरिएबल फोर्स है ना, तो इस बार इंटीग्रेशन से आंसर आएगा, कैसे, ध्यान से सुनिए, अभी वो इनिशियली 5 पर है, इनिशियली 5 पर है, कहां से, x बराबर 0 से, ये x बराबर 0 से बच्चों, वो ये x बराबर 0 वाली पोजीशन, वो पहले ही x इनिशियल पहले ही आपको 5 देके रखा हुआ है, x इनिशियल 5 से कहां लेके आना है, x फाइनल 5 तक, ठीक, x फाइनल 5 नहीं है एक्चुअल में, क्योंकि आप ये जो इसकी जो नेचुरल वाली पोजीशन x बराबर 0, आप यही सब कुछ मेजर करोगे, x इनिशियल कितना है 5 और x फाइनल कितना है, ध्यान से चेक कर रहे हो क्या, x फाइनल कितना है, यहां से यहां तक टोटल कितना हो जाएगा 10, भाई यहीं से ले रहे हो ना, यहां से देखो, यहां से x बराबर 0 से ये हो गया 5 x इनिशियल, और x बराबर 0 से x फाइनल कितना है, यहां से यहां तक 5 और यहां से यहां तक 5, टोटल कितना हो जाएगा 10, तो x फाइनल कितना हो गया आपका 10, ओके, x फाइनल कितना हो गया आपका 10, ओके। अब ध्यान सुनो, जो हम लोगों ने मॉर्निंग में क्लास करी थी, ठीक, उसमें जब आप इंटीग्रेशन करते थे पता है, तो आप लिमिट क्या रखते थे, याद है, आप लिमिट क्या रखते थे स्टूडेंट्स, वहां पर ध्यान से चेक करिए, आपने जो मॉर्निंग में किया था, ध्यान से सुनिए, जो मॉर्निंग में सवाल किए थे आपने डी डब्ल्यू कितना निकाला था, याद करिए, माइनस एफ एस डी एस, याद करा रहा हूं पूरा, याद रखिएगा, माइनस, और एफ एस की वैल्यू क्या होती थी, के एक्स डी एक्स, फिर आपने यहाँ लिमिट लगाई थी 0 से लेके x तक, और यही x क्या था आपका x फाइनल, ठीक, क्योंकि आपने ये 0 से इसको यहां खींचा था x तक, आपने 0 से यहां तक, तो लोअर लिमिट आपकी क्या लगी थी 0 और अपर लिमिट लग गई थी x फाइनल, सही है ना, अगर आपको याद हो, ये x फाइनल, तो यहां से आप जब कैलकुलेट करते थे तो -1/2 के x फाइनल का स्क्वायर, ये आंसर आता था, ठीक, लेकिन आप खुद समझो ना, इस बार हमने कहां से कहां खींचा है, x बराबर 5 से यहां खींचा है, तो इस बार लिमिट क्या लगेगी, लोअर लिमिट लगेगी 5 और अपर लिमिट क्या लगेगी 10 लगेगी, क्या आप सोच सकते हो,
ठीक, इस बात को देखिए मैं आपको लिख के दिखाता हूँ, ध्यान से सुनिए बच्चों, इस बात को मैं आपको लिख के दिखाता हूँ। देखिए स्प्रिंग इनिशियली एट एक्स, स्प्रिंग इनिशियली, अब हम पूरा डेरिवेशन कर रहे हैं, एट एक्स, ओके, एंड स्ट्रेस फर्दर एंड stressed further by dx। ध्यान सुन लो, क्या स्प्रिंग पहले से ही कहां पर है, किसी पोजीशन x पे, चलो ये इसको ही हमने x बोल दिया, अगर इसको आप थोड़ा सा dx थोड़ा सा ऐसा खींचोगे तो वर्क कितना होगा, इनिशियली ये x पोजीशन पे, कहां से, अपनी नेचुरल लेंथ से पहले ये x पोजीशन पे, ठीक, तो अगर आप इसको थोड़ा सा dx डिस्प्लेसमेंट दोगे तो वर्क कितना होगा, तो वर्क थोड़ा सा होगा, और वो थोड़ा सा जो वर्क होता है वो कैसे निकालते हो आप, डी डब्ल्यू बराबर माइनस एफ एस, करेक्ट, और dx, अभी हम स्प्रिंग के द्वारा फोर्स निकाल, अभी स्प्रिंग फोर्स के द्वारा किया गया वर्क निकाल रहे हैं, बाद में उसको पॉजिटिव कर देंगे, क्या दिक्कत है, ठीक। नाउ ये हो जाएगा क्या, माइनस के एक्स, एफ एस की वैल्यू क्या होती थी याद है ना, एफ एस का मैग्नीट्यूड क्या होता था, के एक्स, ये लीजिए, तो यहां से क्या हो जाएगा आपका, टोटल वर्क निकालोगे जब, तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा, माइनस, और इसको माइनस बाहर आ गया, या माइनस के बाहर आ गया, और उसको इंटीग्रेट किया आप, चलो मैं पूरा दिखा देता हूँ, ठीक, माइनस के एक्स डी एक्स, और इंटीग्रेट इस बार कहाँ से कहाँ करोगे, तो जवाब है, आप ले कहाँ से कहाँ जा रहे हो, एक्स इनिशियल से एक्स फाइनल, बात समझ में आई, ये बात होती है, एक्स इनिशियल से एक्स फाइनल, मॉर्निंग में भी ये किया था, लेकिन एक्स इनिशियल कितना था, 0, इसलिए आंसर 1/2 माइनस 1/2 के एक्स एफ स्क्वायर आ रहा था, जो रियल फॉर्मूला है इसका वो भी यहां से निकल के आ जाएगा, देख लीजिए, वर्क डन टोटल इज इक्वल्स टू माइनस के बाहर, और अंदर x का इंटीग्रेशन कितना बचेगा, एक्स स्क्वायर बाई 2, और लिमिट्स लगेंगी क्या, x इनिशियल से x फाइनल, सही है, तो यहां से आ जाएगा कितना, माइनस के, बस अब लिमिट रख दीजिए, x की जगह x फाइनल रखोगे तो क्या हो जाएगा, x फाइनल का स्क्वायर बाई 2, और माइनस, अब x की जगह क्या रखोगे, x इनिशियल का स्क्वायर बाई 2, ठीक, अब यहां से 1/2 कॉमन हो जाएगा, तो माइनस 1/2 के इन द ब्रैकेट x फाइनल का स्क्वायर और माइनस x इनिशियल का स्क्वायर, बात समझ में आई, असली फॉर्मूला ये है, और मॉर्निंग में क्या था, तो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, ध्यान चेक करिए, वहां क्या था, वहां ये x इनिशियली 0 था, जिसकी वजह से हमारे पास फॉर्मूला क्या आ गया था, -1/2, क्योंकि आपने नेचुरल लेंथ से स्ट्रेच किया था उसको मॉर्निंग में, ओके, तो माइनस के एक्स एफ स्क्वायर, ये ऐसा आ गया था आपका कहाँ, मॉर्निंग में, ठीक, बस ऐसा आ जाएगा फॉर्मूला, क्या दिक्कत है, ठीक, अब इसमें रख दीजिए वैल्यूज और आपका टोटल वर्क आ जाएगा। नाउ वर्क टोटल, डब्ल्यू टी का मतलब टोटल वर्क कितना हो जाएगा, -12 ओके इंटू के, और के कितना दिया है आपको, या नेक्स्ट पेज पे कैलकुलेट कर लेते हैं, नेक्स्ट पेज पे कैलकुलेट कर लेते हैं, वर्क डन टोटल इज इक्वल्स टू -1/2 के इन द ब्रैकेट एक्स फाइनल स्क्वायर माइनस एक्स इनिशियल स्क्वायर, -1/2 इन द ब्रैकेट -1/2 इंटू के कितना दिया था भाई, चेक कर लो, के कितना है, 5 × 10⁻³ ओके, 5 × 10 रेज टू द पावर 3, और इन द ब्रैकेट एक्स फाइनल बता दिया है कितना है, 10 है, दिखाया था अभी आपको, क्योंकि आप नेचुरल लेंथ से लोगे, x बराबर 0 से यहाँ से नापा जाता है, तो एक्स फाइनल कितना है 10, और एक्स इनिशियल कितना है 5, ओके, तो एक्स फाइनल कितना है 10, 10 का स्क्वायर, और एक्स इनिशियल कितना है 5, 5 का स्क्वायर, बस अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, जो भी आंसर आपका आ जाएगा। हाँ एक चीज़ और, सेंटीमीटर में दिया है बच्चों, तो 10 की जगह हम क्या करेंगे, 10/100 कर देंगे, बात समझिए जरा, एक्स फाइनल 10/100 करोगे आप, फिर स्क्वायर करोगे, समझ गए, सेंटीमीटर था ना, 10 सेंटीमीटर था ना, तो सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 100 से डिवाइड किया, ये एक्स फाइनल, और एक्स इनिशियल 5/100 का स्क्वायर, अब ये हो जाएगा -1/2, ठीक, चलो इसका वर्क पॉजिटिव ही कर लेते हैं, क्योंकि वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट पूछा है, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट कितना आ जाएगा आपका ये माइनस यहाँ से हट जाएगा, ठीक, सो
इंटू में 5 इंटू 10⁻3। अब ये कितना हो जाएगा यहाँ से, देखिए 10 का स्क्वायर हो गया ऊपर 100 और नीचे हो गया 100 का स्क्वायर, है ना, माइनस 5 का स्क्वायर 25 और नीचे 100 का स्क्वायर। ठीक, नाउ यहाँ से हो जाएगा 1/2 इंटू 5 इंटू 10⁻3 मीन्स 1000 और 10, ये 100 का स्क्वायर नीचे आ जाएगा कॉमन, ये लीजिए, और अंदर बचेगा 100 माइनस 25। तो यहाँ से आ जाएगा 1/2 इंटू 5 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 100 का स्क्वायर मीन्स 100 इंटू 100। ठीक, और इंटू में ये हो जाएगा 75। ठीक, ये 3 जीरो से ये और ये कट जाएगा आपका। ठीक है, 5 1 ज़ा 5 2 ज़ा, नीचे 2 2 ज़ा 4, 75/4, 75/4। ओके, अब इसको डिवाइड कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 75/4। 4 1 ज़ा 4 होता है आपका, है ना, 4 1 ज़ा कितना हो गया भाई 4। ठीक, सॉल्व तो कर लोगे, आप कोई दिक्कत नहीं है। 7 - 4 3 5 और 4 7 ज़ा 28, है ना, 4 8 ज़ा 32, 4 8 ज़ा 32, 5 - 3 और यहाँ 0, सॉरी यहाँ डेसिमल यहाँ 0। ठीक, क्या ही कर रहा हूँ यार। फिर कितना हो जाएगा आपका 4 7 सा कितना होता है 28, यहाँ 2 और ये देखिए 18.75 के आसपास आ रहा है। आसपास क्या, पूरा ही सही आ रहा है, ये लीजिए, ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है ना, तो इतना वर्क करना पड़ेगा न्यूटन मीटर, जूल में नहीं दिया इस बार। फोर्स का यूनिट न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट का यूनिट मीटर। और ध्यान रखिएगा आपने इनिशियल और फाइनल पोजीशंस को किस में चेंज करना है, मीटर में। ओके, ये आपका पेज नंबर 1 है, देख लीजिए स्टूडेंट्स। ओके, और ये आपका पेज नंबर 2 है। ठीक, और ये आपका पेज नंबर 3। तो ध्यान रखिएगा बच्चों इस टाइप के क्वेश्चंस। ओके, इस टाइप के क्वेश्चंस ध्यान रखिएगा, इंटीग्रेशन से निकलते हैं। नेक्स्ट इज, आइए क्वेश्चन में आपको दिखाता हूँ। क्वेश्चन में कहता है व्हेन अ रबर बैंड इज स्ट्रेच्ड बाय अ डिस्टेंस x, ओके, व्हेन अ rubber band is stretched by a distance x, it exerts restoring force of magnitude F is equals to ax plus bx square, okay, where a and b are constants, where a and b are constants. The work done in stretching the stretching the unstretched rubber band, unstretched rubber band is, ऑप्शंस भी देके रखें। the work done in stretching the unstretched rubber band by L by length L is, now ऑप्शंस में क्या क्या देके रखा हुआ है। ऑप्शन ए इज AL square plus BL cube. Option B is 1/2 in the bracket AL square plus BL cube. Option C is, students, AL square by 2 plus BL cube by 3, and option D is 1/2 in the bracket
AL स्क्वायर बाई 2 प्लस BL क्यूब बाई 3। ठीक, अब ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, देखिए क्या चल रहा है, देखिए क्या चल रहा है। कह रहा है कि रबर बैंड, अब रबर बैंड को आप स्प्रिंग की तरह सोचो, है ना। ये कोई रबर बैंड है इस तरीके से, ये अभी अपनी नेचुरल लेंथ पे, ठीक। तो यहाँ x इज इक्वल्स टू 0, अभी कोई डिस्प्लेसमेंट इसमें नहीं, मतलब कुछ भी इसको स्ट्रेच नहीं किया है, इसकी अनस्ट्रेच पोजीशन है। और कह रहा है इट एक्सर्ट्स अ रिस्टोरिंग फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड दिस, है ना। मतलब जब इसको खींचा जाता है, पढ़ लीजिए, व्हेन अ रबर बैंड इज स्ट्रेच बाय अ डिस्टेंस x, ठीक है, जब हम इसको x डिस्टेंस स्ट्रेच करते हैं तो ये एक रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप करता है। ठीक ठीक, स्प्रिंग वाला कॉन्सेप्ट लग रहा है। स्प्रिंग में क्या होता था, वेरिएबल फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में बनता था। यहाँ पर एक रबर बैंड आप खींचोगे तो रबर बैंड के मॉलिक्यूल्स ऑपोजिट डायरेक्शन में एक रीस्टोरिंग फोर्स लगाएंगे, और वो जो रीस्टोरिंग फोर्स है, ध्यान से चेक करिए बच्चों, वेरिएबल फोर्स है। एक्स के वेरी होने के साथ साथ ए और बी तो कांस्टेंट है, एक्स की वैल्यू अलग अलग रखोगे तो इस फोर्स की वैल्यू अलग अलग आएगी। तो ये एफ जो कि रीस्टोरिंग फोर्स है, वेरिएबल फोर्स है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब इन्होंने क्या कहा है, द वर्क डन इन स्ट्रेचिंग द अनस्ट्रेच्ड रबर बैंड, मतलब ये जो अनस्ट्रेच्ड रबर बैंड है, देखिए अनस्ट्रेच्ड रबर बैंड ये रहा आपका, ठीक। इसको कितना स्ट्रेच करना है, बाय अ लेंथ एल। तो अगर हम इसको यहां से एल लेंथ स्ट्रेच कर दें, ये ऐसे, ठीक, ओके, तो वर्क डन कितना करना पड़ेगा ये हमें बताना है, ठीक। और सारे वर्क डन पॉजिटिव है क्योंकि कॉन्सेप्ट आपका वही है, क्योंकि जब आप स्ट्रेच करोगे तो आप इधर फोर्स लगाओगे, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट पूछा है तो आंसर पॉजिटिव में ही आएगा, ज्यादा टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है स्टूडेंट। तो इसका कॉन्सेप्ट आपका वही है, क्या, ध्यान से सुनिए। माना कि हमने क्या किया, इसको स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx दिया, तो स्मॉल वर्क होगा dw, वो कितना, अब मैं वर्क डायरेक्ट पॉजिटिव ले रहा हूं, कितना हो जाएगा बताइए, वो हो जाएगा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट dx, ठीक। और फोर्स की वैल्यू आपको दे के रखी हुई है जो कि वेरिएबल है, कितना, f की जगह क्या रखोगे, ये ब्रैकेट में है ना, कितना रखोगे, ax प्लस bx स्क्वायर dx। ये स्मॉल वर्क डन है, अगर आपको टोटल वर्क डन चाहिए तो आप क्या करोगे, इसको इंटीग्रेट करोगे, ax और प्लस bx स्क्वायर dx को इंटीग्रेट करोगे, कहां से कहां, लिमिट कहां से कहां लगेगी, अब आप खुद सोचो, अनस्ट्रेच्ड पोजीशन से लेके कहां तक लेके जाना है इसको, l तक, यानी कि x बराबर 0 से x बराबर l तक लेके जाना है, समझ सकते हो। तो x बराबर 0 से x बराबर l तक लेके जाना है, बस अब इंटीग्रेट कर दीजिए, आंसर निकाल दीजिए। नाउ a तो कांस्टेंट है, अब पूरा करके दिखाना पड़ेगा, क्या बताओ, कर लोगे भाई, इसका इंटीग्रेशन होगा प्लस इसका इंटीग्रेशन होगा, इसका इंटीग्रेशन करोगे a कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, और x का करोगे तो एक्स स्क्वायर बाय 2 हो जाएगा, और लिमिट लगेगी 0 से l, और प्लस सेकेंड टर्म का करोगे तो b बाहर आ जाएगा, और एक्स स्क्वायर का कितना हो जाएगा, एक्स क्यूब बाय 3, और लिमिट लगेगी कहां से कहां, 0 से l, ठीक। अब इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा बताइए, अब आप समझदार हो, जहां जहां x से l रखोगे तो ये l स्क्वायर बाय 2 हो जाएगा, माइनस 0 स्क्वायर बाय 2, तो 0 हो जाएगा, उसको कोई मतलब है नहीं। और यहाँ पर भी यही करोगे, जहां जहां x है तो l रखोगे, l क्यूब बाय 3 आ जाएगा, माइनस 0 क्यूब बाय 3 हो जाएगा ना। तो फाइनली जहां जहां x है बस l आ जाएगा, है ना। तो क्या हो जाएगा, W इज इक्वल्स टू a इन द ब्रैकेट l स्क्वायर बाय 2, ओके, और प्लस x की जगह l, सो b इंटू l क्यूब बाय 3, ये लीजिए। क्या ऐसा कोई ऑप्शन आपको दिखाई पड़ रहा है, ए एल स्क्वायर बाय 2, ए एल स्क्वायर बाय 2 प्लस बी एल क्यूब बाय 3, ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन, ओके, ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। कर लीजिए स्टूडेंट्स इसको, ओके, कर लीजिए फटाफट। नाउ अब नेक्स्ट जो बच्चों कॉन्सेप्ट है, देखिए कॉन्सेप्ट ऑफ कटिंग ए स्प्रिंग, ओके, स्प्रिंग को क्या करेगा, कई पार्ट्स में काट देगा, या 2:3 के रेशियो में काट देगा, 3:4 के रेशियो में ऐसे कट कर देगा, और उस पर सवाल आते हैं। वैसे तो सिंपल हार्मोनिक मोशन में आप इसको डिटेल में पढ़ोगे, बट अभी के लिए क्योंकि आपको कुछ क्वेश्चंस मिल जाएंगे तो एक दो क्वेश्चन मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो अभी बस आप डायरेक्ट कॉन्सेप्ट देखिए इसका, कॉन्सेप्ट ऑफ कटिंग ऑफ स्प्रिंग, कॉन्सेप्ट ऑफ कटिंग अ स्प्रिंग। अब ध्यान दो, इसका जो डेरिवेशन है वो सब आपको नहीं करना, बस आपको तरीका देखना क्वेश्चन कैसे होता है, इसका क्वेश्चन एग्जाम में डायरेक्ट आता है, ओके। इसका डेरिवेशन वगैरह कुछ नहीं करना आपको, कॉन्सेप्ट ऑफ कटिंग स्प्रिंग। देखो क्या चलता है इसमें, एक स्प्रिंग है स्टूडेंट्स यहाँ पर, ठीक है, ये इस तरीके, अच्छा सबसे पहले तो आप ये समझ लो कि थोड़ा सा आपको स्टिफनेस कांस्टेंट के बारे में पता है, के जितना ज्यादा होगा, के जितना ज्यादा होगा किसी स्प्रिंग को कंप्रेस करने और एलोंगेट करने में उतनी प्रॉब्लम होगी आपको, ये मैंने आपको मॉर्निंग वाली क्लास में बताया था,
ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। यदि आप चाहें तो आप दोबारा भी नोट कर सकते हैं, इफ के इज मोर हार्ड टू कंप्रेस और एलोंगेट, ओके। इफ के इज मोर, if k is more then it is difficult, it is difficult to what, it is difficult to compress or elongate, it is different, it is difficult to compress or elongate। ध्यान से सुनिएगा, स्प्रिंग का के जितना ज्यादा होगा, ठीक, ओके, उतना उसको कंप्रेस करना या स्ट्रेच करना, स्ट्रेच का मतलब एलोंगेट करना, उतना कठिन होगा, ठीक। अब ध्यान सुनिए, और स्प्रिंग का साइज जितना छोटा हो जाएगा, सुन लो, मान लो आपके पास कोई स्प्रिंग थी, आपने उसको काट दिया, साइज छोटा कर दिया, आप ऐसा करके भी देख सकते हो, आपके पास कोई मशीन हो, आप एक लंबी सी स्प्रिंग लीजिए, उसको अगर आप काट दोगे, स्प्रिंग अगर छोटी हो जाएगी लेंथ में, तो पता है उसका के बढ़ जाता है, यस, फील करो इस चीज को। स्प्रिंग अगर आपने काट के छोटी कर दी, तो छोटी स्प्रिंग को कंप्रेस करना प्रॉब्लम होता है, और छोटी स्प्रिंग को आप एलोंगेट करोगे तब भी प्रॉब्लम होगा, सही बात है भाई, ये भाई बड़ी सी स्प्रिंग दी, आराम से कंप्रेस कर लोगे, आराम से एलोंगेट कर लोगे। छोटी स्प्रिंग दे दूं, मतलब उसी स्प्रिंग को मैंने काट दिया, उसकी लेंथ अगर छोटी कर दी, तो लेंथ छोटी करने से क्या होगा, उसका के बढ़ जाएगा। सोच सकते हो इस बात को, छोटी जो स्प्रिंग होगी लेंथ में, उसका के ज्यादा होगा भाई, मतलब के इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, लेंथ। जिस स्प्रिंग का लेंथ छोटा होगा ना, उसको आप कंप्रेस या एलोंगेट नहीं कर पाओगे, उसका के बहुत ज्यादा होगा, और के ज्यादा होने का मतलब क्या है, के इज मोर देन इट इज डिफिकल्ट टू कंप्रेस और एलोंगेट। तो इस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए आप थोड़ा सा यहाँ पर देखिए सवाल को, सवाल का मतलब है क्वेश्चन कैसा आपको मिलेगा। देखिए, कोई आपके पास एल लेंथ का स्प्रिंग होगा, कितने लेंथ का, एल, और इसको क्या करेंगे, बीच से कट कर देंगे टू पार्ट्स में। अब टू इक्वल पार्ट हो ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है, L1 और L2 पार्ट में, तो दो नई स्प्रिंग आ गई, इसको यहां से काट दिया, बीचों बीच से काटे ऐसा जरूरी नहीं है, किसी भी रेशियो में काट सकते हैं। अब ध्यान दें स्टूडेंट्स, इसकी लेंथ कितनी हो गई L1 और इसकी लेंथ कितनी हो गई L2, सही। तो इसका जो ओरिजिनल वाली स्प्रिंग थी, माना कि बच्चों ओरिजिनल वाली स्प्रिंग का जो स्टिफनेस कांस्टेंट था वो के था, इस स्प्रिंग का स्टिफनेस कांस्टेंट कितना था, के था, ठीक। तो इसका कितना हो जाएगा, K1 इज इक्वल्स टू, अब इसको निकालने का तरीका होता है, कुछ नहीं करना है, जो ओरिजिनल वाली स्प्रिंग का था उसको मल्टीप्लाई करेंगे, ओरिजिनल लेंथ कितनी थी, L थी, और डिवाइडेड बाय इसकी लेंथ, बस खत्म, ठीक, ओके। नाउ यस, यहाँ पे देखिए इसका स्टिफनेस कांस्टेंट कितना हो जाएगा, K2, इसको कैसे निकालोगे, ओरिजिनल जो स्प्रिंग था उसका स्टिफनेस कांस्टेंट K इंटू लेंथ L, और डिवाइडेड बाय कितना कर दोगे, इसकी लेंथ, बस खत्म, बस यही है और कुछ नहीं है, ठीक। एक स्प्रिंग थी L लेंथ की, उसका स्टिफनेस कांस्टेंट कितना था, K, उसको यहाँ से काट दिया, L1 लेंथ L2 लेंथ के दो स्प्रिंग बन गए आपके पास, ठीक। अब ध्यान से बच्चों चेक करिए जरा, इस स्प्रिंग का स्टिफनेस कांस्टेंट K1 कैसे निकलेगा, ओरिजिनल स्प्रिंग का स्टिफनेस कांस्टेंट इनटू जो ओरिजिनल लेंथ थी डिवाइडेड बाय इसकी लेंथ, और इसी तरीके से ओरिजिनल लेंथ का स्टिफनेस कांस्टेंट इनटू ओरिजिनल लेंथ डिवाइडेड बाय इसकी लेंथ, तो इसका स्टिफनेस कांस्टेंट K2 आ जाएगा। सवाल देख लीजिए, क्वेश्चन, मान लीजिए बच्चों एक स्प्रिंग है इस तरीके से, ठीक, और इसको 3:4 के रेशियो में यहां से कट किया गया, किस रेशियो में, 3:4 के, इसको कट करके निकाला गया। दो स्प्रिंग आएंगी आपके पास, एक ये वाली और एक ये वाली। अब जब भी रेशियो में दिया तब तो आप समझदार हो भाई, इतनी लेंथ क्या मान लोगे इसकी, 3L, और इसकी मान लोगे आप क्या, 4L, तो टोटल लेंथ ओरिजिनल कितनी हो जाएगी, बताओ, दोनों को ऐड कर दोगे आसान हो जाएगा, है ना। टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी बताइए, 3L प्लस 4L कितना हो जाएगा बताइए, 7L, ये टोटल लेंथ हो गई, और इसका स्टिफनेस कांस्टेंट था K, तो इसका निकालना है, ठीक। तो इसकी लेंथ कितनी है, 3L, और इसकी लेंथ कितनी है, 4L, कुछ नहीं करना है। इसका स्टिफनेस कांस्टेंट सपोज K1 है, कैसे निकालोगे, ओरिजिनल स्टिफनेस कांस्टेंट K इंटू ओरिजिनल लेंथ कितनी है, 7L, और डिवाइडेड बाय इसकी लेंथ, बस। और यहाँ पर K2, इसका कैसे निकालोगे, K2 इज इक्वल टू ओरिजिनल स्टिफनेस कांस्टेंट K इंटू ओरिजिनल लेंथ 7L डिवाइडेड बाय क्या करेंगे, इसकी लेंथ 4L, ये लीजिए L से L गया, L से L गया, तो K1 कितना आ जाएगा, K इंटू 7/3, एंड K2 कितना आ जाएगा,
k इंटू 7/4। ठीक, ये हो गया, बस यही है। ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ इसके ऊपर आइए एक सवाल देख लेते हैं, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन। ओके, सो क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन में बोलता है स्प्रिंग हुज अनस्ट्रेस लेंथ इज एल, a spring whose unstretched length is L। अभी स्प्रिंग को स्ट्रेच नहीं किया गया तो उसकी ओरिजिनल लेंथ कितनी बच्चों, L है। हैज अ फोर्स कांस्टेंट K, हैज अ फोर्स कांस्टेंट का मतलब स्प्रिंग कांस्टेंट, हैज अ फोर्स कांस्टेंट K, the spring is cut into two pieces, the spring is cut into two pieces, okay, the spring is cut into two pieces of unstressed length of unstretched length L1 and L2 where L1 is equals to NL2 and N is an integer, the ratio of K1 is to K2 of the corresponding forces K1 and K2 will be okay, and options भी आपको दिए हुए स्टूडेंट्स। ऑप्शन ए इज 1/n, ऑप्शन बी इज 1/n स्क्वायर, ऑप्शन सी इज 1/n स्क्वायर एंड ऑप्शन डी इज n। नाउ अब ध्यान दें स्टूडेंट्स, क्या हुआ, स्प्रिंग हुज अनस्ट्रेस्ड लेंथ इज l, तो ये स्प्रिंग थी आपकी, ठीक, इसकी लेंथ कितनी थी l, इसको यहां से कट कर दिया गया, बहुत आसान क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है, ये लीजिए, और दो लेंथ निकल के आई, ये L1 और ये L2, ठीक। अब L1 लेंथ का स्टिफनेस कांस्टेंट, ये L1 लेंथ और ये L2 लेंथ, करेक्ट। इसका स्टिफनेस कांस्टेंट कितना है, K1, कैसे निकालोगे बताओ, K1 इज इक्वल्स टू ओरिजिनल वाले का कितना था K, यस, ओरिजिनल वाले का कितना देके रखा है K, सो K इंटू लेंथ कितनी है L एंड डिवाइडेड बाय इसकी लेंथ L1, और K2 कैसे निकालोगे बताओ, ओरिजिनल वाले का K इंटू L2 और डिवाइडेड बाय कितना रखोगे, ओ सॉरी, K इंटू L और डिवाइडेड बाय L2। अब हम K1 बाय K2 कर लेंगे, K1 बाय K2 करोगे, सो दिस बाय दिस, यानी कि KL बाय L1 बाय KL बाय L2, K से K गया, L से L गया, तो L2 ऊपर चलेगा, L1 नीचे ही हो जाएगा, L2 बाय L1, और L2 L1 में रिलेशन भी देके रखा हुआ है, चेक कर लो, L1 इज इक्वल टू n टाइम्स L2, तो K1 इज टू K2 कितना आ जाएगा, चेक करिए, L2 आपका ऐसा ही रहेगा एंड डिवाइडेड बाय L1, L1 कितना आ जाएगा NL2, n L1 कितना आ जाएगा NL2, ओके। अब ध्यान दें स्टूडेंट्स, यहाँ से L2 से L2 कैंसिल हो जाएगा, ओके, और यहाँ से कितना आ जाएगा K1 इज टू K2, K1 इज टू K2 इज इक्वल्स टू 1/n, ठीक, ओके। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है स्टूडेंट्स, ओके।